गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोल्स क्रिएटर पे। आज के 7वें क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 70 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और उनके सही ऑप्शंस को। तो आइए देखें, क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट्स ऑफ अनदर जीन पेयर, दिस फेनोमेनन इज। क्या है? ऑप्शन हमारे पास है एपिस्टैटिस, इपिस्टैटिस, या प्रभाविता, डोमिनेंस, या उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्या ऑप्शन सही है? चलिए, यहाँ पे क्या कहा गया है इस पे ध्यान दें। यहाँ पे कहा गया है कि जीन का जोड़ा यानी दो जीन क्या करें? दूसरे जीन के प्रभाव को दबा दें। तो ये घटना क्या कहलाती है? हम लोगों ने पढ़ा है कि एक प्रभाविता, डोमिनेंस पढ़ा है। तो डोमिनेंस में क्या होता है कि जीन अपना कैरेक्टर दिखाता है, अपने प्रभाव को बढ़ाता है, लेकिन डोमिनेंस के ठीक विपरीत घटना है यहाँ पे एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा दे। तो ये घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना प्रभाविता तो कहलाएगी नहीं, क्योंकि प्रभाविता में गुण बढ़ा के दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो प्रभाविता नहीं होगा। और उत्परिवर्तन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उत्परिवर्तन में हम जानते हैं कि जब कोई सेल अपना कैरेक्टर इस प्रकार प्रदर्शित करे कि वो कोई नया प्रभाव उसमें दिखने लगे। शरीर में अगर कोई नया अंग उत्पन्न हो जाए, जैसे जो पहले से नहीं था अंग, एकाएक नए किस्म का अंग का प्रादुर्भाव हो जाए, तो ये घटना उत्परिवर्तन कहलाती है। तो उत्परिवर्तन भी नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा इपिस्टैटिस। इपिस्टैटिस देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम, इपिस्टैटिस वह घटना है जिसमें एक जीन के प्रभाव को एक या अनेक जीन द्वारा संशोधित कर उसके प्रभाव को घटाया जाता है। जब जीन के प्रभाव को घटाना हो तो हम इपिस्टैटिस द्वारा उसे घटाते हैं। तो यहाँ सही जो ऑप्शन होगा वो इपिस्टैटिस होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज। मेंडल के नियम के क्या क्या अपवाद हैं, यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से कौन सा अपवाद है? पहला कहता है प्रभाविता। तो मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था, डोमिनेंस का लॉ दिया था, इसलिए ये होगा नहीं। दूसरा है युग्मक की शुद्धता, तो प्यूरिटी ऑफ गैमेट, इस घटना को भी मेंडल ने बताया था, इसलिए ये भी नहीं होगा। और सहलग्नता, लिंकेज, ये सही होगा, ये मेंडल के नियम के अनुसार नहीं है। और यहाँ पे स्वतंत्र आव्यूहन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल के द्वारा दिया गया था, इसलिए ये घटना भी नहीं होगी। तो सही आंसर जो हमारा होगा लिंकेज होगा। इसके अतिरिक्त मेंडल के नियम के जो अपवाद हैं, जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं? तो यहाँ पे ऐसी 4 घटनाओं का यहाँ पे नाम लिखा गया है जो मेंडल के नियम के अपवाद हैं, मेंडल के नियम का पालन नहीं करते। उसमें से पहला है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा है सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। तीसरा है बहुविकल्पता, मल्टीपल एलिलिज्म। और चौथा है सहलग्नता, लिंकेज। तो देखेंगे इन 4 में से जो यहाँ पे होगा वही ऑप्शन में सही होगा। तो इन 4 में से सहलग्नता यहाँ पे दिया गया है, तो सहलग्नता हमारा सही आंसर होगा। इसके अतिरिक्त अगर दूसरे प्रश्न भी आते हैं, क्वेश्चन को अगर ऑप्शन बदल के आते हैं कि कौन मेंडल के नियम के अनुसार नहीं है, तो इसमें से अगर कोई हो तो हम उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास है, बुचेरेरिया ब्रोंकोफ्टाई जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? द ग्रुप ऑफ
वुचेरेरिया ब्रोंकोप्टाई विच कॉज फाइलेरिया इन ह्यूमन बीइंग इज। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा जीवाणु बैक्टीरिया, तीसरा है विषाणु वायरस और चौथा है डी हेलिमिन्थिस। क्या है इसमें से बताना है कि वुचेरेरिया ब्रोंकोप्टाई इस 4 ग्रुप में से किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो वुचेरेरिया ब्रोंकोप्टाई जिसके द्वारा कि फाइलेरिया की बीमारी होती है, हाथी पाँव जो हो जाता है लोगों में, तो वो होता है हेलिमिन्थिस के कारण। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हेलिमिन्थिस होगा। यहाँ इसे हम निमेटोडा के अंतर्गत रखते हैं। निमेटोडा के अंतर्गत ये आता है जिसे हम लोग राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को यह बहुत अधिक प्रभावित करता है। हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम शरीर का है उसे प्रभावित करके उसमें सूजन उत्पन्न करता है, जिससे फाइलेरिया की बीमारी हो जाती है। और इस पैरासाइटिक वर्म को हम हेलिमिन्थिस के नाम से भी जानते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन कीटभक्षी पौधा है। निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पहला है ड्रोसेरा, उसके बाद से है नेफेंथिस और सी में है ए तथा बी दोनों और डी में है हाइड्रिला। तो वैसे प्लांट जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपने गिरफ्त में लेके उनको पचा डालते हैं, खा जाते हैं, उसे हम खा जाते हैं। खाने का मतलब ये नहीं कि हमारी तरह चबा चबा के खाएं किसी चीज़ को, बल्कि उसको क्या करते हैं कि अपने पत्तियों द्वारा या पत्तियों या डाल में उपस्थित किसी अन्य जो संरचना है उसके द्वारा उसे जकड़ लेते हैं और जकड़ने के बाद उसको एसिड या कुछ पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको स्रावित करते हैं और वे बिल्कुल जब पच जाते हैं तो फिर उनका वो पार्ट खुल जाता है। तो इस तरीके का जो प्लांट है वो इसमें से कौन है। तो ड्रोसेरा और नेपेंथिस ये दोनों ही प्लांट कीटभक्षी होते हैं। वैसे प्लांट जो पृथ्वी से नाइट्रोजन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, किसी कारण से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, वे दूसरे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बना के और उससे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पे ड्रोसेरा का एक मैं ऊपरी भाग का फिगर बनाया हूँ, जहाँ पे ड्रोसेरा में इस तरीके की कुछ संरचना होती है, जहाँ ये जो भाग दिख रहा है गोल गोल, ये चमकीला भाग होता है जो काफ़ी धूप में काफ़ी चमकता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे वाटर है। और जैसे ही कीड़े उसकी तरफ आकर्षित होकर जाते हैं, इस पे बैठते हैं, तो ये पूरा का पूरा भाग उसे क्या करता है कि जकड़ लेता है और जकड़ने के बाद तब तक उसको जकड़े रहता है जब तक कि वो उसे पचा नहीं लेता। तो इस तरीके से ये कीटभक्षी पौधे हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ड्रोसेरा और नेफेंथिस दोनों होगा, यानी कि हमारा सही ऑप्शन होगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 65 को देखें। क्वेश्चन नंबर 65 हमें दिया गया है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। वैसे प्राणी जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट या द्विलिंगी प्राणी या उभयलिंगी प्राणी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मुर्गी दिया हुआ है, तो मुर्गी तो निश्चित तौर से उभयलिंगी नहीं है क्योंकि ये फीमेल है। और सांप में भी मेल और फीमेल अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हैं, अलग अलग शरीर में उपस्थित होते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ए और बी ये भी नहीं होगा। और केचुआ, तो केचुआ होता है उभयलिंगी। केचुआ में नर जननांग और मादा जननांग एक ही बॉडी के भीतर उपस्थित होता है, अतः केचुआ द्विलिंगी प्राणी के अंतर्गत या उभयलिंगी प्राणी के अंतर्गत, जिसे हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जानते हैं, आता है। अगला प्रश्न है जो 67 जो हमें दिया गया है कि
क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला इज, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कुछ विवादित ऑप्शन है। आइए थोड़ा इस पर विचार करें। क्लोरेला एक शैवाल होता है, अलगी होता है जो सिंगल सेल्ड होता है, और इसका उपयोग हम लोग आजकल प्रोटीन को पूरा करने के लिए, शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। मार्केट में क्लोरेला का पाउडर भी उपलब्ध है जिसे लोग खाने के काम में ले आते हैं और अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, तो जीवाणु और प्रोटोजोआ, दो तो ऑप्शन होंगे नहीं, और दो ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जो दोनों के दोनों सही हो सकते हैं। जैसे कि पहला दिया गया है शैवाल, तो क्लोरेला शैवाल होता ही है, तो निश्चित तौर से शैवाल ऑप्शन सही है। और साथ ही साथ एकल कोशिका प्रोटीन, तो एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन हमारे पास अब मजबूरी है कि हमें कोई एक ही ऑप्शन चुनना है, तो हम क्या चुने? तो हमें यहाँ पे चुनना होगा शैवाल को, और इसे नहीं चुनना होगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि एक कोशिकीय प्रोटीन ये है क्लोरेला, लेकिन एक कोशिकीय प्रोटीन के रूप में क्लोरेला के अतिरिक्त हम दूसरे चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आंसर में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जो उसका कैरेक्टर शैवाल होना है वो तो निश्चित है कि वो शैवाल है, तो इसलिए ये शैवाल होगा। आपको बता दें कि इट इज़ अ सिंगल सेल्ड ग्रीन अलगी इन विच 45% प्रोटीन इज प्रेजेंट। इसके पूरे भाग में 45% प्रोटीन उपस्थित होता है, इसलिए इसका उपयोग एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में भी होता है। लेकिन चूंकि दोनों ऑप्शन एक साथ यहाँ पे दिया गया है और कहीं पे ये नहीं लिखा गया है कि क्या दोनों ऑप्शन सही है, तो मजबूरी में हमें एक ही ऑप्शन चुनना होगा, और हम वो जो चुनेंगे ऑप्शन वो शैवाल को ही चुनेंगे, क्योंकि वो उसका विशेष रूप जो है, उसका अपना जो कैरेक्टर है वो शैवाल ही है वो। अगला प्रश्न जो है वो क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो हम लोगों ने बीटी कपास कई बार स्टडी किया है, बीटी कॉटन के बारे में। तो क्राइजीन का काम होता है कपास को बॉल कृमि से बचाने का। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो कपास होगा, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास है, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस हैं? प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए आर, ऑप्शन है एडिनिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडिनिन, ग्वेनिन और नॉन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ये नाइट्रोजनस बेस क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है प्यूरिन बेस और दूसरा होता है पिरिमिडिन बेस। तो प्यूरिन के अंतर्गत एडिनिन, ग्वेनिन आता है, और पिरिमिडिन के अंतर्गत थाइमिन और साइटोसिन आता है। हमसे पूछा गया है कि डीएनए का प्यूरिन बेस कौन सा है। तो प्यूरिन में देखिए कौन कौन आ रहा है, प्यूरिन में आ रहा है एडिनिन और ग्वेनिन। तो हमारा ऑप्शन वही सही होगा जिसमें ये दोनों आएंगे। तो देखें कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो पहला दिया है एडिनिन साइटोसिन, तो एडिनिन दे दिया, एक साइटोसिन एक उधर का है, यानी कि ये गलत है। यहाँ पे साइटोसिन थाइमिन, अब देखिए साइटोसिन थाइमिन, तो ये पिरिमिडिन है, तो ये भी नहीं होगा। और अगला है एडिनिन ग्वेनिन, तो यहाँ पे एडिनिन ग्वेनिन आ चुका है जो कि प्यूरिन बेस है। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, और ये नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। अगला है कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर इज कॉज्ड बाय। तो कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि सेल में जब म्यूटेशन की प्रक्रिया होने लगती है तब कैंसर होता है, वो किसी बैक्टीरिया से नहीं होता। तो यहाँ पे बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु जो दिया गया ऑप्शन वो गलत होगा। और ऑन्कोजिन्स द्वारा होता है। ऑन्कोजिन्स क्या होता है पहले ये जाने। कहता है कि कोई जीन जब किसी साधारण कोशिका को, जो सिंपल सेल हैं हमारे शरीर में उपस्थित, उन सेल्स को वॉट सेल्स में बदल दे, यानी कि मस्सा के रूप में, गांठ के रूप में जब वो चेंज करने लगे उस चीज़ में, तो उसको हम लोग ऑन्कोजिन्स कहते हैं। और ऑन्कोजिन्स ही ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है। तो ये ऑप्शन जो होगा 20 सही होगा। बोथ
ए एंड बी गलत होगा और नन ऑफ दिस भी गलत होगा। और आज का अंतिम जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70, वो है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट। तो गोबर गैस प्लांट में हम सबसे अधिक किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो हमें प्राप्त जो होता है वो होता है मेथेन। सबसे अधिक मात्रा में मेथेन प्राप्त होता है, तो हम उस बैक्टीरिया का उपयोग करेंगे जो मेथेन का उत्पादन करें। तो इसमें से देखें कि मेथेन का उत्पादन कौन करता है, तो नाइट्रीफाइंग जीवाणु यानी कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये काम नहीं करते, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ये काम नहीं करते, और डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये भी नहीं करते। तो हमें मेथेन की प्राप्ति मेथेनोजेंस बैक्टीरिया के द्वारा होती है, तो ये मेथेनोजेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। तो आशा है आज के क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक के सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।